नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी में। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई मस्त और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज आपकी एक क्लास है फिजिक्स की। जैसा कि आप सभी पढ़ते भी आए हैं, तो आज हम आपसे बात करेंगे यहाँ पर खंड का जो आपका सेकेंड पोर्शन होता है स्थिर वैद्युतिकी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अंग्रेजी में प्यारे साथियों इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे भैया। उसके बाद जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम आपको 4 टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक भैया क्या पढ़ोगे? आवेश तथा कूलाम का नियम आपको पढ़ना है, चार्ज एंड कूलाम्स लॉ। उसके बाद भैया आप क्या पढ़ोगे? वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम पढ़ोगे। वैद्युत क्षेत्र तथा विभव पढ़ेंगे आप। थोड़ा सा होता क्या है ना कि चिल्लाने से समझ में कम आता है, आवाज़ ज़्यादा होती है। तो हम प्रयास यही करेंगे कि चिल्लाएंगे कम, आपको समझाएंगे ज़्यादा। आइए तो भैया चलिए, यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र तथा विभव हम दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे, और तीसरा टॉपिक आप पढ़ेंगे भैया कैपेसिटर पढ़ेंगे, संधारित्र आप पढ़ेंगे। ठीक है। अब आप जो है चौथा टॉपिक आप गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक क्या पढ़ेंगे? गॉस की प्रमेय आपको पढ़ना है। आइए तो सबसे पहले हम आपको पहले वाले टॉपिक पर चर्चा करते हैं, आवेश तथा कूलाम के नियम पर। तो आवेश तथा कूलाम के नियम में सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आवेशन है क्या, आवेशन किसे कहते हैं। तो आवेशन ये समझो, आवेशन का मतलब होता है कि जैसे दो धातुएं हैं, दो पदार्थ हैं ए और बी, ए और बी, इनको आपस में रगड़ा जाए, इनको आपस में रगड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु पे चले जाते हैं। इसी घटना को कहते हैं आवेशन। मैं बताता हूँ आपको। देखो, दुनिया की जितनी भी चीज़ें होती हैं, हर चाहे वो वस्तु निर्जीव हो चाहे सजीव हो, उसमें एक नाभिक होता है। क्या होता है? उसमें एक नाभिक होता है, और उस नाभिक के चारों ओर भैया वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। दुनिया के हर वस्तु में, हर एक पदार्थ में नाभिक होता है, और नाभिक में जो है नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। अब आप ध्यान दें, इन वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। आप ये ध्यान दें, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इसका कारण क्या है? नाभिक क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल लगाता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। जी हाँ, नाभिक क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों पर क्या करता है? आकर्षण बल लगाता है। उसी आकर्षण बल के कारण नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। चलो, अब अगर जो है इसको बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा दे दी जाए, बाहर से इसको अतिरिक्त ऊर्जा दे दी जाए, अतिरिक्त थोड़ा बड़ा लिखेंगे तो अच्छा दिखेगा, अतिरिक्त ऊर्जा दे दी जाए, अतिरिक्त ऊर्जा। जैसे ही अतिरिक्त ऊर्जा आप देंगे, अतिरिक्त ऊर्जा आप गर्म करके दे सकते हैं, गर्म करके, या रगड़ कर दे सकते हैं, रगड़ कर। जब इसको अतिरिक्त ऊर्जा बाहर से मिलेगी ऐसे, तो ये अपनी कक्षा छोड़कर बाहर चला जाएगा, अपनी कक्षा छोड़कर बाहर चला जाएगा, अपनी कक्षा छोड़कर बाहर चला जाएगा। ठीक है। बाहर कब जाएगा? जब इसको अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी गर्म करके या रगड़ करके, तब ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर बाहर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंतिम वाली कक्षा में जो इससे ज़्यादा दूर होते हैं उन पर कम आकर्षण बल लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर होंगे उन पर आकर्षण बल कम लगाएगा, इसीलिए इसको बाहर से ऊर्जा देने पर ये अपनी कक्षा छोड़कर बाहर चला जाता है। जैसे मैं उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। जैसे मान लो आप लोग बैठे हुए एक कक्षा में, हमारे सामने पहली बेंच पर, दूसरी बेंच पर, तीसरी बेंच पर, अंतिम बेंच पर मान लो 3 बच्चे बैठे हैं। अंतिम बेंच पर जो बच्चे बैठे हैं उन पर हमारा आकर्षण बल कम है, और जो पहली बेंच पे बैठे हैं उन पर हमारा आकर्षण बल अधिक है। बाहर से मान लो आवाज़ आई बचाओ बचाओ,
तो जो अंतिम बेंच पे बच्चे बैठे हैं वो उठकर चले गए उसको बचाने। क्यों? हम इधर लिख रहे थे, जब हम उधर देखे तो तीनों बच्चे गायब हैं। क्यों चले गए? क्योंकि उनको बाहर से ऊर्जा मिल गई, हमारा आकर्षण बल उन पर कम था तो लोग चले गए, और जो हमारे पास में थे उन पर हमारा आकर्षण बल अधिक था, वो लोग नहीं गए। तो उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में होता है वहाँ आकर्षण बल ज़्यादा, और जो दूर होता है वहाँ पर आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। जब उसको रगड़ कर या गर्म करके अतिरिक्त ऊर्जा दे दी जाती है तो कक्षा छोड़कर बाहर चले जाते हैं। आइए समझाते हैं इसको। हाँ, इस आवेशन की परिभाषा हम लिख रहे हैं, आप लोग एक नोट्स बना लें और लिखते चले आप सभी, ठीक है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं, इस घटना को आवेशन कहते हैं भैया। इस घटना को आवेशन कहते हैं। समझ में आएगा, बस आप चिंता ना करें, हमारे साथ आप लगे रहें, विश्वास करिए आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। हाँ, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, इसको मैं समझाता हूँ आपको कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं, इस घटना को आवेशन कहते हैं। देखो, जैसे एक वस्तु आपकी A है, एक वस्तु A है और दूसरी वस्तु आपकी B है। जब इसको आपस में रगड़ोगे तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी पे चले जाते हैं, इस घटना को आवेशन कहते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि किस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी वस्तु से निकलते हैं, यहाँ ध्यान दें। हाँ, इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी वस्तु से निकलते हैं जिसका कार्यफलन कम होता है। जिसका कार्यफलन क्या होता है? जिसका कार्यफलन कम होता है। चलो भाई, इलेक्ट्रॉन हमेशा उस वस्तु से निकलेंगे जिसका कार्यफलन कम होता है। अब आप पूछेंगे कि सर ये कार्यफलन क्या है? तो कार्यफलन मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं कार्यफलन के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। वर्क फंक्शन क्या है कि वह निश्चित ऊर्जा जिसे किसी वस्तु को देने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ठीक है भैया, तो वह निश्चित ऊर्जा, हर एक वस्तु के लिए एक निश्चित ऊर्जा होती है। अगर उस ऊर्जा को दे दिया जाए, उस बॉडी को, उस पिंड को, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। तो जिसकी जो है कार्यफलन कम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेंगे। देखो, वह निश्चित ऊर्जा जिसे किसी वस्तु को देने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो भाई, अगर जिसकी ऊर्जा कम रहेगी, जिसको कम ऊर्जा की ज़रूरत है, उसमें से जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। तो जिसका कार्यफलन कम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर चले जाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे? आवेशन कहेंगे। और एक बात ध्यान दें, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, देखो यहाँ बताते हैं आपको, ठीक है, इसको इरेज कर दें तब आपको हम बताएंगे।
चलिए, हाँ देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो द्रव्य, देखो ए से जो है इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अपना द्रव्यमान भी तो लेकर के जाएंगे इस पर, इससे निकल के इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं, तो इसका द्रव्यमान घटेगा और इसका द्रव्यमान बढ़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो द्रव्यमान में कमी आएगी भैया, द्रव्यमान में कमी होगी। और देखो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो द्रव्यमान में वृद्धि होगी, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो द्रव्यमान में कमी होगी, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी, ये बात है। आइए देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, काफ़ी कम होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? आप लोग बताइए, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? होता है भैया 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, ठीक है भैया। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा किसका द्रव्यमान है? न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, फिर प्रोटॉन का, सबसे कम किसका द्रव्यमान होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। हट जाते हैं, देख लो यार, पूरा एक बार देख लो तुम सब लोग। अब आपको आवेश पढ़ना है, इसे पूरा मिटा दें। आइए, चलिए अब आपको पढ़ना है कि आवेश किसे कहते हैं। देखो चार्ज बोलेंगे इसको, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? चार्ज, ठीक। हाँ, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव की घटनाएं, चुंबकीय प्रभाव की घटनाएं, देखो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव की घटनाएं घटती हैं, उसे आवेश कहते हैं, ठीक है भैया। आगे बढ़ो, आवेश के प्रकार देख लो। आवेश के प्रकार, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। चलिए, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धनावेश। धनावेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं किसी वस्तु से, तो उस वस्तु में धनावेश आ जाता है, और जब धनावेश आ जाएगा तो द्रव्यमान में कमी हो जाएगी। द्रव्यमान में कमी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बताओ हमें? धनावेश आने से इलेक्ट्रॉन, देखो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो धनावेश आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो द्रव्यमान में कमी हो जाएगी। इसके पहले हमने आपको बताया था अभी। आगे देखो ऋणावेश, ठीक है। ऋणावेश में ये ध्यान दो, ऋणावेश में हाँ कि जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो धनावेश, हाँ ऋणावेश आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगी? द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी। द्रव्यमान में भैया वृद्धि हो जाएगी। ओके,
कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ा जाए ना, चलिए। तो अब आपको पढ़ना है भैया आवेश के गुण। ठीक है, क्या पढ़ना है? बोलो, आवेश के गुण पढ़ना है आपको। तो इसे मिटा दें, पहले इरेज कर दें। आवेश के गुण आप पढ़ लो। ठीक है, आवेश के गुण पढ़ लो। सवाल भी कराएंगे भाई, प्रॉपर आपको जो है न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आप ध्यान दें कि समान आवेश प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। क्या होता है भैया? आकर्षण होता है। समान आवेश में प्रतिकर्षण, जैसे समान आवेश होंगे, प्लस प्लस चार्ज होंगे तो ये दूर भागेंगे ऐसे। अगर प्लस माइनस होंगे तो ये पास में आएंगे, मतलब इनमें आकर्षण बल लगेगा। इस तरह से भैया। चलो अब आगे देखो, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता है, ये पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता है, आवेश नहीं हो सकता है, परंतु बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, द्रव्यमान हो सकता है। ठीक, चलो भाई फिर आगे आ जाओ। अब जो है इसका उदाहरण भी जान लो। बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, वो कैसे? देखो, जैसे न्यूट्रॉन है, जैसे देख लो, जैसे आपका न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन में क्या होता है? द्रव्यमान तो होता है, द्रव्यमान तो होता ही है। उसमें क्या होता है? उसका द्रव्यमान 1.675 × 10⁻⁻27 kg होता है। लेकिन आवेश क्या होता है भैया न्यूट्रॉन का? न्यूट्रॉन में आवेश नहीं होता है, आवेशहीन होता है, शून्य होता है। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। तो अगर आवेश नहीं है, अगर किसी पदार्थ में आवेश नहीं है, तब भी उसमें द्रव्यमान होगा। यही तो यहाँ बता रहे थे आपको कि बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। अगर बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, परंतु बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। देखो, ये बिना आवेश का है लेकिन इसमें द्रव्यमान है। उदाहरण समझ लो, कंफ्यूज ना होइए, समझिए। ये कहा जा रहा है कि देखो, इसको पहले समझो। बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, तो ये इसमें आवेश नहीं है लेकिन इसमें द्रव्यमान है ना। तो यही चीज़ बता रहे हैं कि बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है ना, लेकिन बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। अगर किसी चीज़ में आवेश है, किसी चीज़ में आवेश है तो उसमें द्रव्यमान होना जरूरी है। किसी चीज़ में आवेश है तो उसमें द्रव्यमान होगा। हाँ, लेकिन अगर ये जरूरी नहीं है कि आवेश ठीक है, तो बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता है, परंतु बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर छात्रों आपने देखा। चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ते चलो। तीसरा गुण आपको, आवेश का तीसरा गुण आपको पढ़ना है कि आवेश का सही परीक्षण प्रतिकर्षण बल है। आवेश का सही परीक्षण प्रतिकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल है, ना कि आकर्षण बल। ये आप गुण पढ़ रहे हैं, आवेश के गुण। ठीक है, आवेश का सही परीक्षण क्या है? प्रतिकर्षण बल है, ना कि आकर्षण बल। ठीक है, फिर आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, चौथा बिंदु भैया,
ठीक है, जब ना दिखे तो बता देना, ऊपर लिखेंगे। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। ठीक, इसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है भैया, चलो अब आगे आपको जानना है, इसका मतलब ये हुआ कि समस्त ब्रह्मांड का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। यहाँ पांचवा बिंदु देख लो। हाँ, अतः समस्त ब्रह्मांड का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, ठीक है भैया। चलिए, तो यहाँ पर आपने पांचवा गुण देखा कि समस्त ब्रह्मांड का कुल आवेश क्या रहता है, नियत रहता है। एक बात और जान लें कि गति करने के कारण आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चलो, और एक सातवां यहाँ जान लो, ठीक है। हाँ, आवेशित वस्तु सदैव उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आवेशों के गुण आप पढ़ पा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए, तो यहाँ बताया कि अगर उदासीन वस्तु है, एक आवेशित वस्तु है, मान लो ये प्लस है और ये उदासीन है, तो उदासीन वस्तु को सदैव क्या करेगी, आवेशित वस्तु अपनी ओर आकर्षित करेगी, ठीक है। यहाँ पर और आठवां बिंदु देख लो आप, यहाँ पर आप आठवां बिंदु देख लो यार, जगह नहीं है, थोड़ा मिटा लेना। यहाँ आठवां बिंदु यहाँ दिखेगा आपको ना, कि यदि किसी वस्तु को आवेश दिया जाए, तो वह आवेश वस्तु के पृष्ठ पर वितरित होता है। वस्तु के पृष्ठ पर आप बोले या सतह पर बोले, कहाँ पर, सतह पर वितरित होता है, ठीक है। जैसे एक वस्तु है आपकी, ये इसको कुछ आवेश, धन आवेश दे दें तो इसके सतह पर ऐसे ये वितरित हो जाएगा। ऋण आवेश देंगे तो भी ये है इसके सतह पर क्या होगा, वितरित होगा। देखिए, यहाँ बातें कम किया जाता है और आपके सिलेबस पर, आपके जो है पॉइंट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इसलिए प्यारे साथियों, आप सभी मिलकर जब पढ़ाई करते हैं तो इस चीज़ पर कम ध्यान दें कि
क्या विजिबिलिटी है, टॉपिक क्या पढ़ाया जा रहा है, इम्पॉर्टेंट कितना है आपके लिए, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है भैया। चलो आइए, तो अब आपको आवेश के मात्रक पढ़ाएंगे, लेकिन इसे पहले हम मिटा दें। इसे पहले हम क्या करें, मिटा दें। चलिए, आवेश के मात्रक जानो। आवेश के मात्रक, आवेश के मात्रक, आवेश को क्यों से लिखते हैं, देखो सबसे पहले होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। एम्पियर सेकेंड होता है, क्या होता है, एम्पियर सेकेंड, ठीक, कूलाम हो गया। फिर एम्पियर, एम्पियर सेकेंड हो गया भाई। उसके बाद जो है ESU होता है, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसको बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलेंगे, ठीक है। फिर EMU होता है, EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। आप ये ध्यान दो भैया, एक होता है फैराडे, फैराडे भी जो है आवेश का मात्रक होगा। तो ये नई चीज़ें जो आप सीखते हो ना यार, यहाँ आओगे तभी तो नई चीज़ें सीखोगे ना। एक मात्रक फ्रैंकलिन भी होता है, क्या होता है आवेश का मात्रक, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, थोड़ा सा, हाँ, फ्रैंकलिन। तो मात्रक हो गए ये, कूलाम, एम्पियर सेकेंड, ESU, EMU हो गया, और आपका फ्रैंकलिन हो गया, फैराडे हो गया। एक ESU बराबर क्या होता है, एक ESU बराबर क्या होता है, 1/3 × 10 की घात 9। एक ESU बराबर क्या होता है, हाँ, 1/3 × 10 की घात 9 कूलाम होता है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक EMU बराबर 10 कूलाम होता है, क्या होता है, C लिख दिए, मतलब 10 कूलाम। और आप ध्यान दें, एक फैराडे बराबर, यहाँ लिखते हैं, एक फैराडे बराबर भैया होता है 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम होता है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है, ठीक है। तो इस तरह से अब आगे आप आवेश की बीमा सीख लो। आवेश की बीमा, आवेश की बीमा जो है डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज जब आप पढ़ोगे ना, तो डायमेंशन ऑफ चार्ज देखो, Q बराबर IT होता है, तो I की बीमा A होती है, समय की T होती है, तो कूलाम की बीमा क्या हो गई, AT आपके कूलाम की बीमा आ गई भैया। अब जो है आगे आपको पढ़ना है मूल आवेश, तो मूल आवेश की चर्चा होगी आपसे, तो ध्यान दें। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको बेहतर लगी होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो तुम एक बार मुझे यस करके बता दो, ठीक है, यस करके बता दो कमेंट में, तो चीज़ें हम जो है कंफर्म हो जाएं कि आप समझ रहे हैं। तो क्लास आज की फ़िलहाल यहीं तक रखते हैं, अगला टॉपिक अगले दिन होगा, मूल आवेशों पर चर्चा होगी। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह के नई बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।